पिछली बार हमने गॉसेस लॉ से शुरू होकर के और एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा था कि जैसे गॉसेस लॉ हम लिखते हैं E डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रेशन किसी क्लोज्ड सरफेस पे, और इसको हम लोग लिखते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड या चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां से हमने इसके वॉल्यूम से भाग लगा करके इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, इसको अगर हम इसके वॉल्यूम से भाग लगा दें और वॉल्यूम को छोटा कर दें, किसी पॉइंट XYZ पे हम एक क्लोज सरफेस बनाएं और वहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करें और फिर उसको उस क्लोज सरफेस के वॉल्यूम से भाग लगा दें और छोटा करते चले जाएं, खूब छोटा सा रखें उसको। तो इस चीज़ को हम लोगों ने डाइवर्जेंस E डिफाइन किया था। और चूंकि हमने यहाँ वॉल्यूम से भाग लगा दिया है तो इस साइड को अगर हम देखेंगे तो ये डाइवर्जेंस ऑफ E जो है वो Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यानी रो बन जाएगा, चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। तो ऐसा हमने एक वेक्टर डिफाइन किया था। डाइवर्जेंस एक इस प्रकार का हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी जो कि एक स्केलर नंबर है, क्योंकि ये एक स्केलर नंबर है, वॉल्यूम से भाग लगा दिया, स्केलर है, ये पूरा स्केलर। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एक कुछ मिलता जुलता सा एक्सप्रेशन है और वो है इंटीग्रेशन B डॉट डी एल। ये लाइन इंटीग्रल है, ये किसी क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रल है। कोई क्लोज्ड लूप है, उस पर एक एरो भी लगा है, डीएल वेक्टर की दिशाएं पता है, इसके ऊपर आप ऐसा ऐसा चलेंगे, ये डीएल वेक्टर होंगे और फिर कहीं करंट्स होंगे और उन करंट्स के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का जब इस डीएल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेके जोड़ेंगे तो ये क्वांटिटी बनेगी और ये क्वांटिटी होगी म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। यानी इस लूप से जो एरिया बना है उस एरिया से होकर के कितना करंट इस पार से उस पार जा रहा है, ऐसा जो करंट है इसके भीतर वाला, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। बाहर में कोई करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, लेकिन उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। जिसे हम चार्ज को वॉल्यूम से भाग लगाते हैं और उसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वैसे ही हम करंट को एरिया से भाग लगा सकते हैं और उसको हम करंट डेंसिटी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक सिलिंड्रिकल वायर हम लें और उस सिलिंड्रिकल वायर में उसका क्रॉस सेक्शन है और उस क्रॉस सेक्शन से होकर के यूनिफॉर्मली ऐसे करंट जा रहा है, इस पार से उस पार ऐसे करंट जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी है, वो उसको हम लोग J लिखते हैं, I बटा, और ये पूरा एरिया जितना है, सिलिंड्रिकल अगर है तो कुछ पाई आर स्क्वायर टाइप, इसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो जैसे चार्ज बटा वॉल्यूम, इसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उसी प्रकार से जो करंट बटा एरिया है, क्योंकि इस एरिया से होकर के करंट जा रहा है, इस पार से उस पार क्रॉस कर रहा है, तो हम उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। लेकिन करंट डेंसिटी जब हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म है, अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो ठीक, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी पार्ट में से ज़्यादा करंट जाता है, उतने ही बड़े किसी दूसरे पार्ट में से कम करंट जाता है, ऐसे अगर है तो फिर हमें करंट डेंसिटी भी डिफाइन करने के लिए छोटा एरिया लेना पड़ेगा। जहां हम करंट डेंसिटी चाहते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम चाहते हैं तो इसी के आसपास का एरिया देखना पड़ेगा, यहां से कितना करंट जा रहा है और उसको इस एरिया से भाग लगाना होगा। जैसे चार्ज डेंसिटी भी अगर यूनिफॉर्म हो तो कोई बात नहीं, आप अपना बड़ा सा वॉल्यूम ले लीजिए, लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं हो चार्ज डेंसिटी, कहीं कम कहीं ज्यादा हो, तो जिस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी चाहिए वहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा।
वैसे ही यहां जिस पॉइंट पर करंट डेंसिटी चाहिए वहां पर एक छोटा सा एरिया बना के उसमें देखना होगा कि कितना करंट इसके अंदर में से इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है। अब उसमें भी एक समस्या है कि किसी पॉइंट पर अगर हम करंट डेंसिटी चाहते हैं और उस पॉइंट पे हमने एरिया बनाया और उसके बाद उस एरिया से भाग लगाया, हम इसको लिख सकते हैं जे को करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और अगर नॉन यूनिफॉर्म वगैरह हो दिस एरिया शुड बी स्मॉल, तब वहां पे करंट डेंसिटी बनती है। लेकिन केवल एरिया स्मॉल है या बड़ा है इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, एरिया का ओरिएंटेशन भी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा करंट इस तरफ को ऐसे जा रहा है और हमने यूं एरिया बनाया है ऐसे, तब तो ठीक है, उसको क्रॉस कर रहा है और कुछ करंट डेंसिटी दिख रही है। लेकिन इसी हालत में अगर हमने ऐसे एरिया बना दिया, करंट जेड एक्सेस की तरफ चल रहा है और हमने अपना जो एरिया बनाया वो जेड एक्सेस के पैरेलल ही एरिया बना दिया, तो करंट उसको क्रॉस ही नहीं करेगा। उसी पॉइंट पर हम हैं, उसी पॉइंट पर हमने ऐसा एरिया बना दिया तो करंट क्रॉस कर रहा है, हमने ऐसा एरिया बना दिया तो करंट क्रॉस नहीं कर रहा है। उतना ही बड़ा एरिया, वैसा ही छोटा एरिया जैसा यहां लिया वैसा ही वहां लिया। तो यानी करंट डेंसिटी निकालने के लिए केवल करंट को एरिया से भाग लगाना इतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वो जो एरिया है वो उस करंट जिस तरफ है उसके परपेंडिकुलर हो। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हम इस करंट डेंसिटी को एक वेक्टर के रूप में डिफाइन करते हैं। जो करंट डेंसिटी है उसको हम एक वेक्टर के रूप में डिफाइन करते हैं और ऐसा कहते हैं कि करंट डेंसिटी और उसके बाद जो छोटा एरिया है डीए एरिया कहिए, वो हमको उस छोटे एरिया में से होकर के और कितना करंट जा रहा है वो बताएगा। अर्थात जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को देखें, जो हमने एरिया लिया है उस एरिया के डायरेक्शन को देखें, अर्थात एरिया पर जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है उसको देखें, और तब जो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा वो बनेगा करंट। इस डेफिनेशन को आप यहां लगा लीजिए। अगर करंट इस तरफ को है, करंट डेंसिटी भी इस तरफ को है और हमने ऐसा एरिया बनाया है और उस पर जो नॉर्मल है वो भी इस तरफ को है, तो जब जे डॉट डी ए करेंगे, ये मेरा डी ए वेक्टर है और हमारा जे इस तरफ को है, तो जे डॉट डी ए करेंगे तो कॉस थीटा कुछ नहीं आएगा, सीधा जे इंटू एरिया हो जाएगा। वो बहुत अच्छा है, वो करंट बन गया, इतनी दूर में से होकर जाने वाला करंट बन गया। अगर 90 से रोटेट कर दें इसी को अगर हम 90 से रोटेट कर दें और ऐसे एरिया बनाए, इस पे परपेंडिकुलर खींचें तो वो परपेंडिकुलर इधर या इधर बनेगा और करंट ऊपर की तरफ है, करंट डेंसिटी ऊपर की तरफ है। अब अगर हम देखेंगे तो जे डॉट डी ए करेंगे तो जीरो बन जाएगा, अर्थात इसके अंदर से होकर के जाना वाला करंट इस समय, इसको क्रॉस करने वाला करंट इस समय में जीरो है। तो ये जो करंट इनक्लोज्ड है इसके लिए हम लोग ऐसा जे डॉट डी ए लिख सकते हैं। और इसी को अगर हम लिखें इस पूरे को, तो जे डॉट डी ए चूंकि छोटे से एरिया पे है तो ये यहां पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे डॉट डी ए। ये पूरे पे इंटीग्रेट कर दिया। किस पूरे पे? जिस पर हम ये बी डॉट डी एल बना रहे हैं, जिस लूप पर हम ये लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, उसी लूप से जो एरिया डिफाइन हो रहा है उसी एरिया पर हम यहां पे ये सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऐसा रिलेशन बन रहा है और इस जे के साथ में हम इस बी का मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से हम एक नया वेक्टर डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कर्ल बी। तो कैसे कर्ल बी हम डिफाइन करेंगे? पहले तो कर्ल बी का संकेत देख लें। ऐसे लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं और ये एक वेक्टर है, क्योंकि यहां जे एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है
और इस वेक्टर की परिभाषा कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट्स के द्वारा हम परिभाषा करेंगे। किसी डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट चाहिए इसका, तो उस डायरेक्शन को पहले देख लें, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। मान लें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो इसके और कहां पर चाहिए, तो किसी पॉइंट पर चाहिए, मान लें इस पॉइंट पर चाहिए। तो इस पॉइंट को लेते हुए इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक छोटा लूप बनाए, ऐसा लूप बनाए। इसका ये एरिया बनेगा और ये जो पॉइंट है इस एरिया में कहीं बीच में आएगा, और इधर को चाहिए कंपोनेंट, तो उसी के अनुसार इस पर एक ऐसा एरो लगाएं ताकि इधर से ऊपर से देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आए। जिधर आपको कंपोनेंट लेना है उस साइड से अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आए। इस तरह से यहां पे आप एरो भी लगा सकते हैं। तो ऐसा अगर हमने कर लिया, और इस लूप के ऊपर, इस छोटा लूप है, अब ये छोटा लूप है लेकिन फिर भी लूप है, इस पे अगर हमने ये B.dl बनाया और उसको हमने इस एरिया से भाग लगाया, और ऑफ कोर्स छोटा एरिया है, ध्यान रखें, क्योंकि इस पॉइंट पर मैं काम कर रहा हूं, इस पॉइंट पर वो निकलने वाला है कर्ल ऑफ बी का वेक्टर। इस पॉइंट के आसपास में बहुत छोटा सा एरिया चाहिए अपने को और छोटा सा लूप चाहिए। इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, ये कर्ल ऑफ बी का कंपोनेंट बन गया। किस तरफ कंपोनेंट बन गया, इस तरफ कंपोनेंट बन गया। तो ऐसा अगर हम डिफाइन करते हैं इसको, और तब फिर हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो B.dl है वो इस कर्ल ऑफ बी का उधर का कंपोनेंट और इनटू एरिया, ऐसा करके हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। और ये फिर बराबर इस J.da के बनेगा, उसको हम लोग बाद में करते हैं ऐसा। तो अगर आप XYZ कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर्ल ऑफ बी का x कंपोनेंट निकालें, कर्ल ऑफ बी का y कंपोनेंट निकालें और कर्ल ऑफ बी का z कंपोनेंट निकालें। और उसमें i कैप j कैप k कैप लगा करके आप कर्ल ऑफ बी का पूरा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका कैसा एक्सप्रेशन आता है इसको अब करने का प्रयास करेंगे। तो एक पहले एक्सिस खींच लें, एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस और यहां जेड एक्सिस, और इस YZ प्लेन में हम एक लूप बनाते हैं। कोई पॉइंट है YZ प्लेन में नहीं, कहीं पर भी स्पेस में कोई पॉइंट है x, y, z, और इस पॉइंट को लेते हुए हम x कंपोनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो YZ प्लेन के पैरेलल x एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर x कंपोनेंट चाहिए तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर ये लूप बनना चाहिए। और x एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब YZ प्लेन के पैरेलल, तो ऐसा लूप बनेगा, ऐसा। ऑफ कोर्स छोटा लूप बनेगा, अंत में इस DA को हम बहुत छोटा करने वाले हैं, और इस पर x एक्सिस इधर को आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा एरो बनेगा इस पे। इस क्लोज्ड लूप पे हम ये इंटीग्रेशन B.dl निकालेंगे, उसको जो एरिया बना है उस एरिया से भाग लगाएंगे, तो हमें कर्ल ऑफ बी का x कंपोनेंट मिलेगा। तो मान ले ये जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस dy है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस dz है। xyz यहाँ पॉइंट है, और पहले हम ये इन दोनों, इस लाइन की और इस लाइन की चर्चा करते हैं। इस लाइन की चर्चा करते हैं हम, इस लाइन की, ऊपर वाली लाइन की। हमें b डॉट dl निकालना है, इस पूरे लूप पर निकालना है। 1 2 3 और 4, ये 4 भुजाएं हैं इसकी। तो पहली भुजा पर देखें हम, पहली भुजा पर इसको निकालें, इस भुजा के ऊपर। तो क्या होगा, dl का क्या मामला है? dl आप देखें, एरो इधर लगा है, ये माइनस y डायरेक्शन में है, माइनस j कैप डायरेक्शन में है ये dl। तो dl को आप लिख सकते हैं यहां पे, dl की जगह आप लिख सकते हैं dy, इसकी लंबाई है dy, ये dy लंबाई है, और माइनस j कैप डायरेक्शन में है, और इसको डॉट करना पड़ेगा b के साथ में, और अर्थात ये होगा माइनस by dy। x कंपोनेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0, z कंपोनेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0, केवल y कंपोनेंट बनेगा। b डॉट j कैप बराबर by, ये dy यहां, ये माइनस यहां। किस पॉइंट पर इवैल्यूएटेड है by? हम इस पर काम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इवैल्यूएटेड है। छोटा है ये dy, ध्यान रखेंगे, यहां का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है दरअसल माइनस by एट, क्या पॉइंट है ये xyz था, इस तरफ z एक्सिस की तरफ हम dz/2 बढ़ गए हैं। यहां से हम यहां चले गए हैं। इस डायरेक्शन में चलने में, z डायरेक्शन में चलने में x नहीं बदलता, y नहीं बदलता, और z बदल के यहां से z प्लस dz/2 हो चुका है। x, y, z प्लस dz/2। इस जगह पर ये by को इवैल्यूएट करना है, टाइम्स dy। अब इस थर्ड आर्म पर आ जाए, b डॉट dl, तीसरी भुजा पर आ जाए। ये क्या बनेगा, यहां पर अगर dl लिखेंगे तो ये होगा b डॉट, और dl की जगह पर dy, और j कैप, ये dy लंबाई है इसकी, और j कैप इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो अर्थात ऐसा। और कौन सा कंपोनेंट बचने वाला है? सीधा y कंपोनेंट बचने वाला है, by dy। लेकिन इस बार ये कहां पर इवैल्यूएट हो रहा है? क्योंकि हम इस तीसरी भुजा पे हैं, ये यहां पे इवैल्यूएट हो रहा है, इस जगह पर। और ये कौन सी जगह है, ये कौन सा पॉइंट है? ये है by एट x, y, z माइनस dz/2। यहां पर ये x, y, z है, और यहां से हम dz/2 नीचे उतरे हैं, तो ये इस पॉइंट पर है। इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, चारों को जोड़ना है, ये चारों को जोड़ना है, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इनको अगर जोड़ दें, b डॉट dl 1 प्लस b डॉट dl 3, तो क्या बनता है? आप देखें, ये बनता है by at x, y, z plus dz/2 and minus by at x, y, z minus dz/2, और इस पूरे पर एक माइनस बाहर, और इंटू dy, ये लूप बनता है। और अंत में मुझे करना क्या है, लूप बना करके इस लूप पर जब हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो उस पूरे को एरिया से भाग लगाना है। तो हम यहीं एरिया से भाग लगाते चलते हैं।
1 और 3 इन दोनों भुजाओं पर हमने कर लिया। अगर एरिया से भाग लगा दें इसमें, तो इसका बटा एरिया अगर कर दें यहाँ पे, और एरिया है dy dz, तो यहाँ इसको भाग लगा दें dy dz से, और dy कट जाएंगे। और अब जो बच गया उसको ध्यान से देखिए क्या चीज है। ये by है, इसको हमने z प्लस dz/2 पर इवैल्यूएट किया, और by को हमने z माइनस dz/2 पर इवैल्यूएट किया और घटा लिया। यानी z में हमने dz की बढ़ोतरी की, by में कितना परिवर्तन हो गया उसको यहां देखा, वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और उस dz से भाग लगा दिया। तो z के साथ बढ़ने की दर हो गई है, by की बढ़ने की दर हो गई है z बदलने से। और इसी को हम लोग तो कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव रेट ऑफ by विथ रेस्पेक्ट टू z। अर्थात ये पूरी चीज है यहाँ पे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ by विथ रेस्पेक्ट टू z। by में कितना परिवर्तन होगा अगर z को हम dz से बढ़ा दें और फिर बाद में dz से भाग लगा दें, तो परिवर्तन की दर ऐसा निकलेगी। तो ये 1 और 3 को मिला देंगे तो आपको माइनस dB/dz बनेगा। बच गए कौन? 2 और 4। 2 और 4 में यही काम करें, भुजा 2 और भुजा 4 में अब यही काम करें। तो इस 4 वाली भुजा को कर देखते हैं, इस भुजा को देखते हैं, तो क्या बनता है? ये कौन सी दिशा है? ये z दिशा है। तो अगर हम चौथे आर्म पर हैं, फोर्थ आर्म पर अगर हम हैं, तो dl बराबर है dz k कैप, और इसलिए b डॉट dl ये बनेगा bz यहां पर, और dz ऐसा बनेगा। और कहां पे ये bz बनाना है? ये bz यहां पर बनाना है। और ये पॉइंट कौन सा है? ये है xyz। इससे हम y डायरेक्शन में dy2 आगे बढ़े हैं, इसलिए ये पॉइंट है x y प्लस dy/2 और z, ये पॉइंट है ये। और अगर हम इस सेकंड आर्म पर हैं, ये वाले आर्म पर हैं, तो इस समय में जो dl वेक्टर है वो dl वेक्टर है माइनस dz के कैप, और इसलिए b डॉट dl ये वेक्टर है माइनस bz dz। और इस बार ये bz कहां पर बनाना है मुझे? ये bz मुझे इस आर्म पर हूं मैं, यहां पर बनाना है। और ये पॉइंट है, हमने y में परिवर्तन किया है, y माइनस dy/2 पर है, और z यहां पर है। और इन दोनों को आपस में जोड़ दें, b डॉट dl on arm 2 and plus b dot dl on arm 4 divided by area, इसको निकालें तो क्या बनता है? bz at x y plus dy/2 z, ये, और माइनस bz at x y माइनस dy/2 कॉमा z, और dz यहाँ कॉमन बाहर, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया है dy dz, सो dy dz, dz कैंसल। फिर से इसको देखिए ध्यान से,
ये bz का वैल्यू है। हमने x और z को चेंज नहीं किया है, y को हमने dy चेंज किया है। यहाँ में और यहाँ में y में dy की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ जो y का वैल्यू है उसमें आप dy ऐड कर दो तो यहाँ वैल्यू मिलेगी। तो y में dy जब बढ़ा देते हैं तो bz में कितनी वृद्धि होती है, वो ये न्यूमरेटर है और उसको हमने dy से भाग भी लगा दिया, तो ये y की अपेक्षा bz के बढ़ने की दर हो गई, अर्थात ये हो गया डेल्टा bz डेल्टा y। अब चारों को एक साथ जोड़ दें। चारों को जब एक साथ हमने जोड़ दिया और वो पूरा इंटीग्रल b डॉट dl निकल आया इस लूप के ऊपर, तो बन गया ये डेल bz डेल y और माइनस डेल by डेल z, ये बन गया। और ये है x कंपोनेंट, कर्ल ऑफ b का x कंपोनेंट बटा एरिया। यहां भी ये जो चीज है ये हुई कर्ल ऑफ b का x कंपोनेंट, अर्थात कर्ल ऑफ b का x कंपोनेंट ये है डेल bz डेल y माइनस डेल by डेल z। अब आप x y z को साइक्लिक परम्यूटेशन कर ले तो आपको y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इसी एक्सप्रेशन से आप आराम से लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ b का y कंपोनेंट, x की जगह y क्या है, z की जगह x करेंगे, y की जगह z करेंगे, माइनस डेल b y की जगह z करेंगे और यहां z की जगह x करेंगे, तो ये y कंपोनेंट बनेगा। इसी प्रकार z कंपोनेंट लिख लीजिए, y की जगह z कर रहे हैं साइक्लिक परम्यूटेशन, डेल्टा b y, x की जगह y किया, z की जगह x करेंगे ऐसा, और माइनस z की जगह x करेंगे और x की जगह y करेंगे। ये तीनों कंपोनेंट हमारे बन गए और इन तीनों में आप i कैप, j कैप, k कैप लगा दीजिए तो पूरे कर्ल b का एक्सप्रेशन बन गया। और इसको आप एक कॉम्पैक्ट वे में लिख सकते हैं और इसको आप एक साथ लिख सकते हैं बहुत आसानी से। आप ऐसे करिए, आप कर्ल ऑफ b को लिखिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में, i कैप, j कैप, k कैप, और यहाँ डेल डेल x, डेल डेल y और डेल डेल z, और यहाँ bx, by और bz। जैसे डिटरमिनेंट खोलते हैं वैसे ही अगर आप खोलिए तो आप चेक कर लीजिए i कैप के साथ क्या आने वाला है। i कैप के साथ आने वाला है, i कैप का ये कॉलम हटाइए, i कैप का ये रो हटाइए, ये इतना बचेगा। और फिर जैसे डिटरमिनेंट में करते हैं यहाँ और यहाँ को गुना करके लिखते हैं, यहाँ आप साथ साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा डेल bz डेल y, और माइनस इसको यहाँ गुना करके लिखते हैं डिटरमिनेंट में, यहाँ इसके साथ यहाँ चला जाएगा ये डेल by डेल z। और आप देख रहे हैं जो x कंपोनेंट यहाँ लिखा हुआ था हमने, वही यहाँ x कंपोनेंट इसका निकल करके आ रहा है। तो अर्थात उसी प्रकार से आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। कर्ल ऑफ b को आप इस प्रकार से डिटरमिनेंट लिख करके ऐसा खोल करके और उसके सारे कंपोनेंट्स बना सकते हैं।